हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मेरा गुस्से की शिद्दत से बहुत बुरा हाल हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। महज पैसे के लिए अंधे शख्स के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता, कहीं पे अकेले आ जा नहीं सकता, उसे मेरा हमसफर बना दिया गया था। इन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था, इन्हें जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे। मगर मैं कहाँ जाती, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी थी। फिर दरवाजे के अंदर वो आता दिखाई दिया। उसके साथ वो उसका मेल नर्स भी मौजूद था, जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वो अपने कमरे में बिठाकर उसे वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो, तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा। मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैं आंसू पीती हाँ में सर हिला दिया और मेरा शौहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोल कर मेरे नकूश देखने लगा। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया था। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। शायद वो इस रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो उसकी दौलत मरूब होकर उसे शादी कर रही है। उसे ऐसे कैसे धुतकार सकती थी। मैं एक पल भी उसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे छोटी छोटी बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन ही नहीं पा रही थी। मेरा जहन यही ताने बाने बुन रहा था कि मैं इस शख्स के कैसे जान छुड़ाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने अमजद का चेहरा आ रहा था। तब भी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं उसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। अपने हैवी कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ। आप इतनी देर आराम कर लें। इसे बिस्तर पर लटाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुलाजिमा को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, जो इस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते ही अपनी मजबूरियों की लंबी दास्तान सुनाई थी। और अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरियों को मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं, क्यों ना। मैं लाउंज से बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजिमा के क्वार्टर थे, सामने ही चौकीदार था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उसे कहा कि मुझे शब्बो से बात करनी है। कहाँ है वो, उसे बुला दो। तभी चौकीदार शब्बो को बुला कर लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैं उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले आई। अपने साथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ पर रख दी, जो बरी में मेरे शौहर ने मेरे लिए जेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वो अंगूठी बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे अपनी पसंदीदा चीज की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने शब्बो को कहा कि तुमसे मुझे एक काम है। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं ज्यादा पैसे तुम्हें दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी तमाम जरूरियात को भी पूरा कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वो हक तक रह गई थी। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। बीबी जी, आप ऐसा मत करें। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया और उसे कहने लगी कि मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई चारा नहीं था, वो मेरी बात मान ले। तभी वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई थी और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शिकस्ता अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर पूरी मेरे वजूद में सरायत कर गई थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो झुकी नजरों के साथ वहां से चली गई। वो गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसने ये काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई और सोचने लगी कि बर वक्त मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा ख्याल रखता, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसे देखकर मुझे नफरत का एहसास पूरे वजूद में छा जाता था और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपने अम्मी अब्बू से बात करने का भी दिल नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी खुद आ गई और रोते हुए मुझे गले लगा लिया और शिकवा करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया था। तभी मेरा शौहर भी कहने लगा कि तुमने इनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। यूं मैं दिल बुझे से अपनी अम्मी के साथ रहने के लिए आ गई थी। और फिर एक दिन मेरी अमजद से मुलाकात हुई। उसको देखकर पुरानी मोहब्बत बेदार हो गई।
उसने भी एक शिकवा करना नजर मुझ पर डाली और दोबारा से वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। वो इस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक उसने मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू ना पा सका तो बिलाखिर मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे मुखातिब किया। फिर इसकी शिकवे भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत दुखी है। उससे ज्यादा दुखी तो मैं थी। इस सब में मेरा कोई भी कसूर नहीं था। इसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे जहन में वो घिनौना ख्याल आया था और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को पाए तकमील तक कैसे पहुंचाऊं। घर आने के बाद मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया था। वो मुलाजमा अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। इसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि वो ये बात किसी को भी नहीं बता सकती। दूसरी तरफ सफदर था, जो मेरे शौहर का चमचा था, उसका बहुत ज्यादा मुखलिस था। हर बात उसे बताता था, उसे रास्ते से हटाने के लिए। फिर मैंने ये मंसूबा बनाया। आधी रात को फ़ोन करके मैंने उसे अपने कमरे में ये कहकर बुलाया कि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब है। वो फ़ौरन से कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा शौहर भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो मुझसे रोने का सबब पूछने लगा, तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे सेक्रेटरी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। सफदर ये सुनकर परेशान हो गया तो उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने वही सुना जो मैंने उसे सुनाया था और वही देखा जो मैं उसे दिखा रही थी। उसने फिर सफदर को इस नौकरी से निकाल दिया था। सफदर ने बेबस गुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी इस कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचने समझने मंसूबे के तहत मैंने अपने शौहर को कहा कि दूसरा मेरा दूर का कज़न है, वैसे भी उसे नौकरी की तलाश है, वो आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगे कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो सही होगा। यूं भी तुम मेरे ज्यादा साथ और मुखलिस कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा। उसकी बात सुनकर एक पल को मैं शर्मिंदा की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं इसके साथ क्या कर रही थी और उनके बारे में मेरे जज्बात कैसे। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मैंने अमजद को घर में रख लिया। उसे सफदर की जगह दे दी और वो भी मेरी वजह से ये काम करने पर तैयार हो गया था। यूं भी मैं इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वो आराम से रह रहा था, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर उसे मेरी कुर्बत भी मुयस्सर थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे। मैं अपनी मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद अमजद के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे शौहर कहने लगे कि काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं बौखला गई कि अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो अमजद भी इनके साथ जाएगा और अमजद के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बात बातों में मैंने इनसे पूछा कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। वो कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। भला इस बात पर मुझे क्या एतराज हो सकता था। फिर वो मुल्क से बाहर चले गए। ये 1 महीना मैंने बहुत भरपूर अंदाज से गुजारा था। अपने शौहर के पैसे का इस्तेमाल करते हुए अमजद के साथ ऐश कर रही थी। पूरे पाकिस्तान में वो जगह जहाँ पर मैंने वैसे जाने का तस्वुर भी नहीं किया था। इन सब जगहों पे न सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। जिंदगी में आने वाले ये लम्हात हम लोगों के लिए भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। और फिर 1 महीने बाद जब मेरा शौहर घर आया तो वो पहले से बदला हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात ही की थी, मगर फिर भी इनका लहजा बदला हुआ था। देखने में वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो चुके थे। उनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। रात को फिर हस्बे मामूल मैं मुलाजमा को अपने कमरे में बुलाया और फिर खुद अमजद के कमरे में चली गई। मुझसे कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब यकदम दरवाजा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जब मैंने आंख खोली तो घर में गुर्बत का माहौल था। सारी जिंदगी मैंने हर चीज के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 5 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। यूं घर के काम काज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही आती थी। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी रियायत मिल जाया करती थी। अम्मी का अताब का निशाना मैं ही ज्यादातर बना करती थी। अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा इतराज रहता था। इन्हें मेरे सहेलियों के घर आने जाने पर, ज्यादा वक्त छत पर गुजारने पर, गर्ज के ये सारी बातों पर ही एतराज था, जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसे लगने लगता था जैसे अम्मा बहन भाइयों में हम मोहब्बत नहीं करती। उन्होंने बस हमें पैदा किया है कि दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी। अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। दोनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी तो घर में फाके की नौबत भी आती थी। हमें अच्छा खाना शायद महीनों बाद ही नसीब होता था। अमजद मेरी जिंदगी में बहार की मानंद आया था। वो लोग कुछ टाइम पहले ही मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। हमें एक ये फायदा था कि कच्चा ही सही, मगर घर तो अपना ही था ना। वो लोग बेचारे तो अपने घर से भी महरूम थे। अमजद की कोई नौकरी भी नहीं थी। वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे।
शादी करना चाहते थे। जब अमजद ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा ने अब्बा से कहकर ये रिश्ता मुस्तरद कर दिया कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वो कोई नौकरी करता है। ऐसे नखट्टू इंसान के साथ ब्याहने का क्या फायदा, जो बेटी के हर दूसरे तीसरे दिन रहकर मेके की दहलीज पर आई रहती है। माँ की बात एक हद तक माकूल थी, मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बात बहुत ही ज्यादा पिटाई की थी, और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन्हीं दिनों अब्बा अम्मा के साथ न जाने क्या सरगुशियां करते रहते थे, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे मैं काफी अथरी लड़की थी। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने पास के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी मर्जी जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वो निकट्टू जो 10 रुपए भी नहीं कमाता तो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, वो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो अब्बा भी इस रिश्ते के हामी थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत डरती थी, और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को गुर्दों का मसला था। इन्हें पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी, और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया था तो इन्हें इनके बॉस ने बहुत माली मदद की थी, जिसके बारे में मुझे बहुत बाद में अंदाजा हुआ था। और जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेरों कपड़े आए तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं वक्ती तौर पर बहल गई थी, और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। मगर जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरा होने वाला शौहर अंधा था और नजर नहीं आता था उसे, तो ये सुनकर मैं एक झटके से सर उठाया। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर इस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी कि अरे तू तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तू। और तुम्हारे अब्बा क्या कह रहे हैं कि आज इसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से इसकी नजर चली गई, और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नजर वापस आ जाए। तुम क्यों फिक्र करती हो? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी, मगर मेरे दिल में इस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी, और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया, और मैं नफरत की आग में गुनाह करने चली गई थी। जिसने अपने पैसे के बलबूते पर माजूरी होने के बावजूद मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल ही दिल में बेतहाशा नफरत और बदगुमानियां लेकर इसके घर में आई थी। इसे अपने रूबरू देखकर मेरे दिल में इसके लिए ये नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो इस कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी, और बिल आखिर अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश ही थी। एक तो मुझे इसकी गुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी, और दूसरा मेरा महबूब हर वक्त मेरे पास रहता था, और मैं पैसे में भी खेल रही थी। हर आसाइश मुझे मुयस्सर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश थे तो कमरे की लाइट होने पर हम दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शौहर खड़ा था और बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर इसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वो वहीं खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए थे। वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था। अपने शौहर की ये कमजोरी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी, और अगले दिन जब सुबह मैं नाश्ते के टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शौहर बैठा हुआ था, और हैरानगी की बात यह थी कि उसके हाथों में एक अखबार था। आंखों पे ग्लासेस लग टिकाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मैंने और अमजद ने हैरान परेशान नजर से एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था? तभी मेरे शौहर ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना भूल गया था, कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी आंखें वापस आ गई हैं। उसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसका मतलब ये था कि रात को जो कुछ भी हुआ था उसने वो सब देख लिया था, और उस पर मेरी हकीकत खुल गई थी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो जख्मी सा अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगा कि मैंने तुम पर एतबार किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने सफदर पे इल्जाम लगाया तो तब मैं चौंक गया था, और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने सफदर को अपने ऑफिस में बुलाया था और हिचकिचाते हुए उससे मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। इस सब में न जाने तुम्हारा क्या मकसद था, और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, और मुझे ये खबर नहीं थी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और अब जब मैं ऑपरेशन करवाकर वापस आया तो तुमने जब मुलाजमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठटक गया। मुलाजमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे ये बात की और उससे ये सब पूछा तो पहले तो डर गई, और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर शदीद गुस्से की एक लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए इस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी।
اس نے میرے ہاتھ میں ایک خالی رنگ کا لفافہ خاکی پکڑایا اور کہنے لگا کہ اس میں تمہارے طلاق کے کاغذات ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے بے یقین سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس نے تو مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور فیصلہ سنا دیا۔ تبھی اس نے ایک اور فائل میرے حوالے کی اور کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں تمہارے نام خریدا تھا۔ چونکہ تمہارا یہ تحفہ تھا، تمہارے لیے خریدا تھا، تو میں یہ تمہارے ہاتھ میں ہی دینا چاہتا ہوں۔ اب تم جو چاہے اس کا کرو اور مبارک ہو، تم آزاد ہو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم دونوں مرے مرے قدموں سے وہاں سے نکلے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے میرے نام یہ اپارٹمنٹ کر دیا تھا اور میرے بیگ میں بھی اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے میں اپنے کمرے اور تمام زیورات بھی اٹھا کر لے آئی تھی، جو کہ کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم دونوں اس اپارٹمنٹ میں آ کر رہنے لگے اور پھر عدت مکمل ہوتے ہی میں نے امجد پر زور دینا شروع کر دیا، نکاح کر لو۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ سارا دن میں گھر میں رہتا تھا۔ اب میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہونے لگے تھے۔ اب میں جھنجھلانے لگی تھی۔ صبح و شام میں امجد کو کہتی کہ کام ٹھنڈا کرو، آخر کب تک یوں ہی گھر میں پڑے رہو گے۔ جب بھی میں اسے یہ بات کہتی تو وہ پیار سے ٹال دیتا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ اب میں اسے غصے سے یہ بات کہتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ جب بھی میں اسے کمانے کی بات کرتی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا، مجھے مارنے لگتا۔ وہ تو نکھٹو انسان تھا، اسے تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اماں کی بات بالکل صحیح تھی، وہ صرف آوارہ گردی کر سکتا تھا اور اچھی اچھی باتیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور گن نہیں تھا۔ مگر افسوس کہ میں انہی خوبیوں کی وجہ سے اس پر مرتی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ بیٹھی تھی۔ ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، وہ میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے، اور یہاں پر میں ہر وقت جلتے کٹتے دن گزار رہی تھی۔ تعلیم بھی میری میٹرک تھی، مجھے کسی بھی اچھی جگہ پر نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میں فیکٹری میں کام کرتی رہتی تھی، اور جب میں گھر آتی تو میرا شوہر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتا۔ اس کو دیکھ کر غصے کی لہر میرے وجود میں دوڑ جاتی تھی، اور پھر سارے دن کی تھکی ہاری میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، مجھے وہ اپنے عیش بھرے دن یاد آ جاتے جو میں نے اپنے پرانے شوہر کے گھر میں گزارے تھے۔ اب تو وہ دن جیسے میرے خواب ہی بن کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اذیت اور ذلت بھرے دن گزارنے پر مجبور تھی۔ اماں کے گھر جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا کرتی۔ میں روتے چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی۔ گھر میں اور نوکروں جیسی میری زندگی گھن چکر بن کے رہ گئی تھی۔ میں اب ہر لمحہ پچھتاتی رہتی تھی۔ اگر میں اماں ابا کی بات مانتی، تھوڑا اور صبر سے کام لیتی، اپنے شوہر کو عزت اور محبت دیتی۔ اماں نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ہی اس نفرت میں باولی ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ اس گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اب تو اس کی آنکھیں بھی واپس ٹھیک ہو چکی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی کہ تم سدا کی جلد باز ہو، اور اسی جلد بازی میں کہیں بھی نہیں رہی تھی۔ اب مجھے امجد کے ساتھ ہی ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ میرا اپنا انتخاب تھا یہ، اور امجد کو پتا تھا کہ مجھ پر واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اس اپارٹمنٹ میں وہ آرام سے رہتا تھا، اور میں سارا دن کام کر کے گھر کا چولہا جلا رہی تھی۔ وہ مجھ جیسی عورتوں سے ایسے ہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔